ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद मुतीन अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, बढ़ती हुई लोड शेडिंग, गिरती हुई मुआशी सूरत-ए-हाल और मुल्क में जारी रस्साकशी पर गुफ्तगू करेंगे। हमें जॉइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मोहम्मद बैदी साहब ने, जबकि हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बैदी साहब, आपकी पार्टी के सरबराह जो हैं और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, वो स्टेट विजिट पर तशरीफ ले गए हैं तुर्की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जो हमारे हालात और मसाइल हैं, उसमें तुर्की से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तुर्की पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसके अंदर पाकिस्तानियों की शायद जितनी ज्यादा इज्जत अफजाई उस मुल्क में होती है, शायद दूसरे ममालिक में नहीं होती। और पाकिस्तान की हुकूमतों से तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमेशा ही ये ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब की खास तौर पे ये बात है कि शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वजीर आला थे, उस वक्त भी उन्होंने तुर्की को एंगेज किया था। और तैयब उर्दगान साहब जो थे वो स्पेशली लाहौर के दौरे पर आए थे। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे पंजाब में शुरू हुए, इसको एग्जीक्यूट किया गया था उस वक्त। और उसके बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई कि तुर्की की कंपनीज पाकिस्तान आई। अब भी जो वो वफद लेकर जा रहे हैं वो एक बिजनेस वफद है और उसके अंदर जो है वो सरकारी लोग भी शामिल हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि कल जब उनकी मीटिंग होगी तो उसके अंदर जो है वो नई राहें खुलेंगी और पाकिस्तान के साथ नए कारोबारी रिश्ता बनेगा और पाकिस्तान के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट की बात होगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक और उन्होंने उस वक्त खिदमत की थी वो ये की थी कि पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। खासतौर पे लाहौर के अंदर जो लाहौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में और उनके साथ मिलकर, अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में गुजदार के अंदर वो मामला सीरियस हो गया और हत्ता कि अब वो कोर्ट के अंदर चला गया है। तो हम एक दफा दोबारा कोशिश करेंगे कि जहां पर उनकी एक्सपर्टीज हैं उस एक्सपर्टीज से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएं। हुमायूं मोहम्मद साहब, सर क्या तवक्कुआत हैं आपकी दौरा तुर्की से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मतीन साहब थैंक यू वेरी मच। मुकीम साहब आप थैंक यू वेरी मच, आपने इनविटेशन दी अपने प्रोग्राम की। अब मैं बात करता हूँ, देखिए इन 40 दिनों में ये इनका मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा दौरा है, ठीक है। उसके अलावा इनके जो बिलावल भुट्टो साहब है वो तो वापस ही नहीं आ रहे, उनको तो शायद मजा ही आ गया उधर का, और जाके मुख्तलिफ कॉलेजेस में लोगों को कहते फिर रहे कि यार मुझे इनविटेशन दो। अब बात ये हो जाती है कि दौरे अच्छे होते हैं, दोस्तियां रखनी भी हैं, बिजनेस के लिए भी होते हैं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। आजकल जब पाकिस्तान में उन्होंने अपने इनकम को देखते हुए अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना है, तो आपको कोई स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक दौरे करने चाहिए कि जिससे आपको कोई चीज मिले। अब सिर्फ जाके डिस्कशंस करना कि ये करना वो करना फलाना करना, वो हर एक दुनिया करती है और करना चाहिए, लेकिन नॉट दिस टाइम। इस टाइम में अगर आपके दिमाग में खास थी, जैसे इमरान खान है वो रशिया गए, स्पेसिफिक उस लिहाज से कि जब तेल लेना है 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, डॉलर्स की बजाय रूबल्स देने पड़ेंगे, रूबल्स और पाक रुपीस के दरमियान में तबादला होगा तो पाक रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, चूंकि तो इन सारी चीजों का एक इम्पैक्ट होता है। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ रीजन कि आप जाते हैं और वो काम करके वापस आ जाते हैं, और ये जाके घूमना फिरना, जाके दौरे करना और बिजनेस कम्युनिटी से मिलना, ये इस वक्त उसका नहीं आ सकता है। हम लोग जब मेडिकल टर्म में हम कहते हैं ट्रायाज में ये हो जाता है कि उस शख्स को जिसको अगर ट्रीटमेंट ना मिली तो उसकी मौत वाकई हो सकती है, उसको सबसे पहले देखते हैं। वो शख्स जिसको
आप अगर ट्रीटमेंट ना भी तो वो जिंदा रहेगा तो उसको आप ट्रीटमेंट उस वक्त नहीं देते हो जब इमरजेंसी की जरूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये प्राइम मिनिस्टर वाला काम ये टोटली डिफरेंट है कि भाई वो शहबाज स्पीड और सुबह 7 बजे, इसमें आपका होराइजन बहुत बड़ा होता है। इसमें आपकी एक विजन होनी चाहिए, उस विजन के बाद फिर आपकी जो जो टीमें होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक लोग होने चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट करें। सो यस, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये दौरे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ये टाइमिंग सही है या नहीं है? आपने 40 दिनों में कुछ किया जिसका आउटकम अभी तक जीरो है। जितने भी इन्होंने दौरे किए उसका आउटकम जीरो है। हाँ, जाके दोस्तियां यारियां बढ़ाए वो अपनी जगह है, बढ़ाए जरूर बढ़ाए, बट दिस इज नॉट द टाइम। आप उसके टाइम को क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, एक जो अभी आप डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने जिक्र किया वो रशिया के दौरे का था। पीटीआई क्लेम कर रही है कि वहां से 30% कम प्राइस पर और रूबल में अदायगी की शर्त के साथ गंदुम और तेल की खरीदारी हो सकती थी और हमने तो बातचीत तकरीबन फाइनल कर दी थी। तो आप उसे क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? जी, मैं इससे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि मेरा ख्याल है फाजिल दोस्त की मालूमात पूरी नहीं है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने भी 4-5 मुल्कों का दौरा नहीं किया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टेट विजिट के ऊपर जो हैं वो गए हैं, ये दूसरा दौरा है। और पहले दौरे के अंदर भी जो है वो इनके दौरे से बेहतर सऊदी अरेबिया से मामलात को तय कर आए। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये कहाँ है, रिटर्न में किस जगह पर है कि उन्होंने 30% कम में कहा कि हमसे तेल ले लो या हमसे गंदुम ले लो? किस जगह पर ये मुआहदा हुआ है, कहाँ पर एमओयू साइन हुआ है? क्या ये कोई चीज पेश कर सकते हैं कि ये वाली चीज है, ये हमने उनके साथ एमओयू साइन किया था और हम पीछे हट गए हैं? देखिए, ये सारी हवाई बातें हैं। ये हवा के अंदर किले बनाए जा रहे हैं कि 30% हमने ये कर लिया था और ये कर लिया था। इसका कोई सबूत भी होना चाहिए और बार बार इनसे सबूत मांगा जा रहा है कि वो सबूत दीजिए जिसके तहत आप ये वाली बात कर रहे हैं। हर बात है, असल बात यह है कि पाकिस्तान के जो भी दौरे हुए हैं वो दौरे इस तरह के दौरे नहीं हुए कि आज एक दिन आपने फैसला किया कि मलेशिया, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर एक अलहदा कॉन्फ्रेंस करनी है, फिर अगले दिन आपने कहा वो सऊदी अरब ने हम पर प्रेशर डाल दिया इसलिए हम उस कॉन्फ्रेंस से पीछे हट गए हैं, फिर तैयब उर्दगान को जाकर कुछ और बता दिया, उन्होंने जाकर मलेशिया में कुछ और कहा। हमारा इस तरह का काम नहीं है। और जहां तक बात है कि कौन मैनेजर है और कौन नहीं है, पिछले 4.25 साल के अंदर इमरान खान साहब और उनकी टीम का हशर इस पूरे मुल्क ने देख लिया है कि यहाँ पर क्या चीजें आगे बढ़ी, किन चीजों के अंदर फायदा हुआ और किन चीजों में नुकसान हुआ। इसलिए इन बातों की तो अब शायद कोई अहमियत ही नहीं बची है जो ये फरमा रहे हैं कि 4 साल में जो है वो मीडिया मैनेजर है और वो मैनेजर नहीं है और वो फलाने हैं। प्राइम मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया उसको एक इज्जत करती है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान को एंगेजमेंट रखनी होती है। बिलावल भुट्टो साहब भी अभी तक यहाँ जहां पर गए हैं वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान की पहले से कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान ने जाना है। उसके अलावा चाइना ने उनको दौरे पर बुलाया, वो चाइना के दौरे पर गए और चाइना के अंदर जो कुछ रिजल्ट आया, पाकिस्तान के 7,000 बच्चे जो कोविड की वजह से वापस आ गए थे, उसमें से ये एक बच्चे को भी वापस भेज सकते थे। आज 160 बच्चे चले गए हैं और बाकी 6,000 बच्चों के जाने का प्लान बन रहा है। तो ये होती है अचीवमेंट और इसकी सारी बात होती है। ये सिर्फ कह देना कि मैं यहाँ पर बैठकर कहूँ कि हमने ये कर दिया था, ये मुआहदा कर दिया, तो भाई ये कहाँ है? इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ है? सीपैक ब्लैक एंड व्हाइट में था। कल सीपैक के लोग आपसे आकर प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे, बकौल इनके मेडिकल प्राइम मिनिस्टर से वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 4 साल के अंदर सीपैक में काम आगे नहीं बढ़ा, काम जीरो हो गया। ये चाइनीज कह रहे थे। हम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए पाकिस्तान के अंदर काम करने से। तो हजूर असल सूरत हाल ये है, इसको एकदम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने बेड़ा गर्क किया था उसको। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अब
आइंदा की आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि आपके जो साबिक वजीर आजम हैं और चेयरमैन अब हैं पीटीआई के, वो तो मोर्चा बंद हो गए पेशावर जाके, सारी कोर कमेटी और तमाम साबिक गुजरा वहां मौजूद हैं, और अब ये पता लग रहा है कि जी जो लोग अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके लॉन्ग मार्च में, और जो केपीके हाउस में ठंडे कमरों में बैठे रहे, अब उनकी लिस्टें बन रही हैं। तो अब क्या मजीद कुछ तोड़-फोड़ होगी या लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बिफोर आई आंसर योर दिस क्वेश्चन, मैं जो हमारे फाजिल दोस्त हैं उनके एक कमेंट के ऊपर मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि जब ये कहते हैं ना 3.5 साल में पीटीआई ने क्या किया है, और ये जब गए थे 5 साल की हुकूमत के बाद ये गए थे, और ये इनकी तीसरी हुकूमत थी फेडरल में, ठीक है, इससे पहले 2 दफा रह चुके हैं, ठीक है। और ये वो टीम है जो पंजाब में मेरे ख्याल में 1985 से लेके आज तक इन्होंने कम से कम 20 साल तो मुसलसल इन लोगों ने उस पर रूल किया। तो इनकी पूरी टीम है, इसाक डार साहब, हर एक किस्म के लोग हैं इनके, ठीक है। ये जब 2018 में गए थे तो ये बड़ा शोर मचाते थे कि जीडीपी हम 6 पे लेकर आए हुए हैं, बड़ा शोर मचाते थे। मुफ्ता साहब है कि डार साहब है, जो सारे बताते रहते थे, ठीक है। और पीटीआई जब आई थी तो पहले साल 2018-19 के जब उन्होंने किया था तो उसमें 4.7 पे किया था, उसके अगले साल ड्रॉप होके लेस देन 1% हुआ था, उसके अगले साल 5.5% पे आया था, इस साल 6% अभी तक हो चुका है। और अभी जून में और जून की वो जब आएंगी तो उम्मीद ये की जाती है कि 6.3 6.4 पे जीडीपी चला जाएगा। नंबर 2, आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जिसमें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो होता है जिसमें डेफिसिट होता है, उस तरफ आते हैं। उसमें 600 बिलियन जो सबसे कम तर आज तक हुआ है वो हुआ है आपका 27% जो न्यू इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। अच्छा, ये न्यू इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1960s के बाद इस दफा पहली बार हुआ है, पिछले 3 साल में पहली बार हुआ है। आपके एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हद तक चले गए हैं, सारी चीजें मिला के आपकी जो रेवेन्यूज आ रही थी, रेमिटेंसेस आ रही थी, वो रिकॉर्ड हद तक गई हैं। आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर, हर चीज। अभी आपको पता है आज लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो पुरानी हुकूमत, जो पीटीआई के 3 साल की हुकूमत की जो पॉलिसी थी, आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। हम लोगों ने वो जो इन लोगों की इंपोर्ट बेसिकली, क्योंकि ये सारे बिजनेसमैन हैं और इन लोगों ने अपने फायदे के लिहाज से चीजें देखनी है, इन्होंने मुल्क के फायदे के लिहाज से नहीं देखनी। तो हमने हर वो काम किया जिसकी वजह से ये सारी चीजें ग्रो हुई हैं, ठीक है। तो मैं ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, और ये आप इन्होंने खुद ही, अभी गवर्नमेंट तो ये लोग है ना, और ये अभी जो इनकी वो क्या कह सकते हैं कमेटी की सारी चीजें सामने आई, तो उसमें ये सब कुछ उन्होंने खुद कहा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तस्दीक की है, हर लिहाज से किया है। और जो आईएमएफ के साथ जो हम लोगों ने मुआहदे किए थे, ये उसी की एक्सटेंशन करा रहे हैं। अगर इनको इतना बुरा लगता था ये आईएमएफ की जो हम लोगों ने किए थे, तो ये उससे हट के एक नया वो मुआहदा कर लेते। आईएमएफ के तो बाज सेट पॉइंट्स होते हैं ना कि आपने ये करना है, अब आप उसमें कुछ और मुआहदा कर ले कि भाई इस लिहाज से कर ले, इस लिहाज से कर लेते आप अपने तरीके, लेकिन दे हैव कंटिन्यूड व्हाट वी आर डूइंग, सो दैट मींस व्हाटएवर वी वर डूइंग दैट। अच्छा, अब इन्होंने बात की थी कि वहां पे कोई था, अगर ये थोड़ा सा इन्होंने कोई जरा पता होता, तो सबसे पहले आपके जो लीडर होते हैं वो जाते हैं और वो जाके एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग के पीछे आपकी ब्यूरोक्रेसी या टीम्स काम करती है और उसके ऊपर फिर एग्रीमेंट्स बनने शुरू होते हैं, फिर एग्रीमेंट साइन होते हैं। क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था? नहीं, अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, लेकिन वो हो गया था। अच्छा, वही चीज जो पाकिस्तान कर रहा था इंडिया ने भी किया। इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए थे, इंडिया ने 15 रुपए पेट्रोल, अभी पाकिस्तान ने बढ़ा दिया ना, इंडिया ने वो 15 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। इंडिया के 15 रुपए हमारे 30 रुपए के बराबर होते हैं। अगर ये हमें काम वो करने देते, खुद भी वही कर ले, तो पाकिस्तान ये 30 रुपए, और अगर अभी ये नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं करते, हमारी पॉलिसी को नहीं फॉरवर्ड लेकर जाते, तो इनको 30 रुपए से 40 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इनके पास कोई और वो है नहीं, दे हैव टू गो टू दिस इफ दे आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। और ये अगर अपने आका अमेरिकन के
उस पे इशारों पे नहीं चलते और उनको इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको एब्सोल्युटली नॉट कह सके, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको और ज्यादा आएगी। अब बात आ जाती है कि आपने मुझसे जो सवाल किया था उसके बारे में, देखिए वो पार्टी पॉलिसी है, पार्टी उसके ऊपर चेक करेगी। हाँ, जिन जिन लोगों ने कोताहियां की उनको उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जिसमें चाचे मामे भतीजे बच्चे बच्चियां, वो बच्चे जो जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, दे आर नॉन अचीवर्स इन देयर लाइफ, नॉन अचीवर्स। मतलब अपने कॉलेज में दाखिले के लिए गए, मेरिट नहीं था, प्रिंसिपल को निकलवा दिया कि दाखिला डाल दो, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं मिल रहा था, जोरी से दाखिला दिलवाया, लेकिन पता चला कि वहां पढ़ाई बहुत करनी है, निकल गए। ये अचीवर्स की पार्टी है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना, उन्होंने अपने बेसिस पे अचीव किया, कुछ ना कुछ जिंदगी में अचीव किया हुआ है। बहुत कम ऐसे हैं जो के पक्के सियासतदान हैं। हमारे ज्यादातर जो लोग हैं, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ एंड दैट इज व्हाई दे हैव जॉइंड। नो, अब उसमें सजा और जजा जरूर है। तो जिसने कोई गलती की उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर उसने कहीं कोताही की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू विल ग्रो द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे यहाँ पे तो ये चीज है, इनके नहीं है। इनमें जो जितने तल्ले चाटता है वो उतने ज्यादा ऊपर उठता है, जो जितने अपने बॉस को खुश करने के लिए अगलों को गालियां देता है वो उतना ऊपर जाता है। तो देयर इज अ conceptual difference between the ideologies of Pakistan Tehreek-e-Insaf and non-ideological people like Pakistan Muslim League, who are basically an illegitimate child of a dictatorship in 1985. ठीक हो गया सर। मेहदी साहब, आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने। मैं दो चीजें ऐड करके आपके खिदमत में अर्ज कर दूं कि एक तो यह है कि हुकूमत आते ही आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे का ऐलान किया था, वो वापस ले लिया। 1 मई तक लोड शेडिंग के खात्मे का दावा किया था, हालात पहले से भी बदतर हो गए। तो सर, ये परफॉर्मेंस पर जरा रोशनी डालिए अपनी हुकूमत की। जी, बात असल में ये है कि जैसे अभी ये फरमा रहे थे कि जनाब ये भी किया है, ये भी किया, फलाना भी किया है। देखिए, जो $3 बिलियन जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो अप्रैल के महीने में भी आई है, जिस वक्त हमारी हुकूमत है। तो ये जो फॉरेन रेमिटेंस की कहानी सुनाते हैं ना, ये कोई इनकी कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक है, इंडिया के अंदर भी पड़ी है और हर जगह पड़ी है। और जो बाकी कहानी सुना रहे थे ना, वो लोगों को पता है। जो लोग जो हैं वो भूख से मर रहे थे और इन्होंने फरमाया एग्रीकल्चर में पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान जो है वो 3 साल से लगातार वीट भी बाहर से मंगवा रहा है। और फिर इन्होंने सोने पे सुहागा ये किया कि पहले चीनी बेच दी, फिर चीनी वही वाली दोबारा अपने लोगों के जरिए से मंगा ली। तो इन्होंने तो जो सत्यानाश किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, और जिस तरह इसके अंदर माल बनाया है। और अब आ गई आइडियोलॉजी, और फलानी आइडियोलॉजी इनकी ये है कि परवेज खटक साहब के खानदान के 6 अफराद हैं इस वक्त असेंबलियों के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनका बेटा दोनों जो है मुल्तान से ही कौमी असेंबली के मेंबर हैं। और अगर मैं गिनाने लगूं तो आपका पूरा जो है टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है ना, वो गुफ्तगू के अंदर ऊंची आवाज कर लेना और इस तरह कर लेना, इससे कोई जो है ना वो मसले का हल नहीं होता। अब रह गया कि हमने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, बात असल में ये है कि बिल्कुल लोड शेडिंग का एक मसला है जो इनका पैदा करता है। लोड शेडिंग का मसला खत्म हो गया था। 6 इस वक्त जो पावर प्लांट्स थे जब हमें हुकूमत मिली है वो बंद पड़े हुए थे, हमने तेजी के साथ उसको शुरू किया है। उसमें से 4 शुरू कर दिए हैं, 2 अभी शुरू नहीं हो सके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोड शेडिंग। फिर इन्होंने जो एलपीजी खरीदने का मामला था उसको डिले कर दिया और वो बहुत महंगा कर दिया। वो सारी चीजों को हम दोबारा से पाइपलाइन के अंदर लेकर आ रहे हैं जिस तरह हमने पहले किया था। तो हम जल्दी जो है वो लोड शेडिंग के मामले पर लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे। जहां तक आपने तनख्वाहों के बढ़ाने की बात हुई है, फैसला असल में ये हुआ है कि बजट जो है वो 10 जून को आ रहा है, और ये जो तनख्वाहें बढ़नी थी और ये सारे मामला थे, ये बहरहाल बजट के बाद ही आपने पे करने थे। तो प्लान ये है कि जो वो 15% था इसको मजीद बढ़ा दिया जाए, और ख्याल ये किया जा रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक पेपर्स हमारे सामने नहीं है, कि 20% तक जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो है वो तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। 10 जून को उम्मीद की जा रही है कि ये ऐलान होगा कि 20% तक तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। तो हम हर तरफ
कोशिश कर रहे हैं। और इनकी तो पॉलिसी की ये हालत थी कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे वो इन्होंने 5 दफा बदले हैं। वो इन्वेस्टमेंट की कोई पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकी इस सारे अरसे के अंदर। इन्होंने जो चाइना के साथ मिलकर स्पेशल जोन्स लगने थे उनकी पॉलिसी में 1% भी काम आगे नहीं किया, सवाए केपी के गवर्नमेंट ने एक जरूर काम किया था, बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हमने इनकी पॉलिसियों को फॉलो करना था ना तो फिर हमें आने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने तो जो भट्टा बिठाया है पाकिस्तान का वो तो सारी दुनिया को पता है कि इस तरह का भट्टा कभी नहीं बैठा। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की ये हालत है कि जो दूसरे मुल्कों ने पैसे पार्क कराए हुए हैं उसके अलावा 1 रुपया भी फॉरेन रिजर्व्स के अंदर ये छोड़कर नहीं गए हैं। और इन्होंने जो महंगाई जो तहजीबी और जो सब कुछ है हम ये हमें बता रहे हैं कि जी उन लोगों को ये आगे कर देते हैं जो बदतहजीबी से बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि बदतहजीबी कौन लेकर आया, किसने अपने इदारों तक को नहीं बख्शा बदतहजीबी के हवाले से। और इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड है और वो रोजाना इसी बात पर वो करते हैं कि किसने दूसरे को गाली दी और जिसने गाली दी उसे शाबाश देते हैं। और ये सबके सामने फयाजुल हसन चौहान ने जब बहुत ज्यादा गालियां दी तो उसको कहा गया कि ये तो शेर का बच्चा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इनकी तरफ से हैं। और रह गई आइडियोलॉजी इनकी ये है कि इनमें से किसी को नहीं पता था कि लॉन्ग मार्च की असल तारीख क्या है। तो इमरान खान के अलावा वो कभी ये तौफीक ही नहीं करता कि इनमें से किसी के साथ डिस्कस करे। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे कारकुनों के पास असलहा था और अब वजीर आला केपी के महमूद खान साहब ने कहा है कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च का हुक्म दे तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करूंगा। सर ये क्या रवैया है? ये यानी मैच ना जीतने की सूरत में पिच उखाड़ने की जिद बरकरार रहेगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे ख्याल में मेरे भाई को फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता, वो एक मतलब एक जनरल बातें कर रहे हैं। मुझे सब पता है, आप मुझे मत बताइए, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे पता है ये आपका मामला नहीं है। आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, आप मुझे मत पढ़ाएं, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा हुआ हूँ या नहीं पढ़ा हुआ इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मुझे नहीं बताना, आपने जो कुछ बताना है वो सामीन को बताना है। मुझे मत मुखातिब करें कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता है या नहीं पता। बिल्कुल ये नहीं करेंगे आप। आपको दूसरे लोगों की तरह ये मौका नहीं दिया जा सकता कि आप दूसरे आदमी के मुतालिक अपने ख्यालात दें। आप अपने ख्यालात अपने तक रखें, अपने से अलावा कोई बात नहीं करेंगे आप सिर्फ वो बात करेंगे जो आपकी बात है। मुझे मत बताइए कि मैंने क्या कहना है। सर आप इनको तमीज सिखा सकते हैं जरा? मैं तमीज सीखा हुआ हूँ, मैंने आपसे ज्यादा तमीज सीखी हुई है, आपके बड़ों से भी ज्यादा तमीज सीखी हुई है। आप मुझे क्या तमीज सिखाएंगे? आप होते कौन है मुझे तमीज सिखाने वाले? आपके बात कैसे कर ली है तमीज सिखाने वाली? एक मिनट आप होते कौन है? मेहदी भाई एक मिनट, डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कीजिए प्लीज, आप छोड़ दें, आपस में बात ना कीजिए, मुझे मुखातिब करिए। मैं तो आपसे मुखातिब हूँ। आई एम नॉट अच्छा, आप अगर मुझसे मुखातिब होते मैं कभी ना बोलता। एक मिनट जी सर, अब डॉक्टर साहब मेरा सवाल जो था वो यही था। देखिए एक है ना, मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ, मैं आप ही से मुखातिब होते हुए मैं आप ही को कह रहा हूँ कि जो हमारे फाजिल दोस्त है उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं मालूम। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा। अब उनकी शायद चोर की दाढ़ी में तिनका था, क्या था वो एकदम नहीं। चोर आप हैं, चोर आप हैं, आप हैं चोर। आपने चोरी की और इस मुल्क को लूटा, आप हैं चोर, आप हैं चोर। आप सारे लोग मिलकर चोरी कर गए इस मुल्क के बारे में। अच्छा जी सर, मुझे डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, आपकी एक मिनट है ना, आपकी जो जितने व्यूअर्स हैं वो इस वक्त खुद देख रहे हैं कि बिल्कुल जो बदतमीजी कर रहे हैं वो कौन है, वो हम लोग हैं या वो लोग हैं, वो खुद देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ आपकी बातें जो आपने बताई थी। ठीक है, देखिए इस तरह है कि मैं टोटली जो सीएम साहब ने बात की है मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ वो सही बात नहीं थी, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसे, दैट आई डोंट। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि
आज से पहले पीटीआई ने बहुत सारे धरने भी किए हैं, सब कुछ किया है, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एहतजाज भी किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ। सो देयर इज अ हिस्ट्री, ठीक है। अब वो हिस्ट्री के बेसिस पे हम आना चाह रहे थे, और इस पे ये याद रखिए कि जो मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक बात की थी जो कि बड़ी नासेबा बात थी। वो उन्होंने कहा था कि आप सेंटर में आ रहे हैं, उनके अल्फाज थे, आजा मेरे बालमा तेरा इफ्तार है, और उन्होंने कहा था ये चौधरी निसार नहीं बैठे हुए, ये राना सनाउल्लाह है, ठीक है। चौधरी निसार वो शख्स है कि जिसने एक खानदान की गुलामी करने से इनकार किया था। हाँ, उसका लीडर नवाज शरीफ जरूर था, लेकिन उसने कहा है कि मेरे सामने जो बच्चे पैदा हुए मैं उनकी गुलामी नहीं कर सकता। सो वो बड़े बाउसूल सियासतदान थे, हमारे मुखालिफ थे, हमारे खिलाफ वो बोलते रहे, वो अपनी बात है, लेकिन हमें उनकी इन बातों को कदर करनी चाहिए कि गुलामाना जहन के मालिक नहीं थे। अब उसके बाद ये याद रखें कि इन लोगों ने जब केपी से लोग आ रहे थे या पंजाब से अभी निकले भी नहीं थे, अभी जिस दिन हम लोगों ने डेट अनाउंस की थी उससे तकरीबन 72 आवर्स पहले इन लोगों ने घरों में छलांगे मारनी शुरू कर दी। अगर घर में वो शख्स मौजूद नहीं होता था तो वो ये घर से जाते नहीं थे। 10 साल की बच्ची को थप्पड़ मारा इन लोगों ने। ये इन लोगों की कारस्तानी है। ये वही शख्स है जो कि मास्टरमाइंड है मॉडल टाउन की, जो वहां पे जो कत्लो गारत हुई है, ये उसका मास्टरमाइंड है। अब नंबर 2, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केपी के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है। नाउ दिस इज, ये शुरुआत है उस फेस टू फेस एक हुकूमत के दूसरे हुकूमत के साथ। अगर इनको प्रॉब्लम था कि हाँ कैपिटल में नहीं आते, तो कैपिटल की टेरिटरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द 0 पॉइंट। आप 0 पॉइंट पे आके कहो कि इससे आगे नहीं जाओगे, हम मान लेते हैं, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप चीज को पुश करके ले जाओगे, केपी के बाउंड्री तक ले जाओगे, दैट इज अ स्टेट ऑफ वॉर। हम उसको एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, केपी और पंजाब को भूल जाए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम उसकी पुरजोर मुखालफत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और उसका रिएक्शन भी देंगे। अब उसके बाद वहां पे हुआ, एक मिनट है जाए, जो वहां पे शेलिंग हुई है वो शेलिंग 65,000 के करीब हुई है, जिसमें एक्सपायर्ड भी थे और वो भी थे जो टेररिस्ट के लिहाज से थे। अच्छा, एक और बात, ठीक है, खान साहब ने एक बात की, अब ये याद रखें, पठानों का एक कल्चर होता है, हर एक के पास लाइसेंस होता है, बाज लोग वो क्या कह सकते हैं उसे, कंसील्ड वेपन अपने पास रखते हैं, ठीक है, होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये लॉ भी है, आप रख लेते होते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रख लेते हैं। जब खान साहब को ये अंदाजा हुआ कि यहाँ पे एक तरफ आर्मी खड़ी हो गई और एक तरफ लोग इतने चार्ज है और मोस्ट प्रॉब्ली बाज लोगों के पास वेपन्स किसी ने बता दिया होगा, उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई इल्लीगल नहीं हुआ था, खान साहब ने रोक दिया, वहां से खान साहब ने रोक दिया। अदरवाइज मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।